जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव की और इस गाँव का नाम है दोस्तों काहो गाँव। काहो गाँव अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाँव है जो कि चीन के साथ सीमा से लगा हुआ है दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले काहो गाँव की चर्चा में रहने के कारण की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और फिर काहो गाँव की विशेषताओं, वहाँ की जनजाति आदि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बने रहिएगा, कॉपी पेन साथ में रख लीजिए ताकि जो-जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते जाएँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं कि काहो गाँव चर्चा में क्यों रहा? तो दोस्तों इस साल हमारा देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मना रहा था, ठीक है? और यहाँ पर स्वतंत्रता के हमारे 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो अरुणाचल प्रदेश है उसने भी एक घोषणा की है। इसने कहा कि चीन के साथ सीमा से लगा हुआ हमारा जो काहो गाँव है अरुणाचल प्रदेश का, इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तो इन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना की बात कही है। अब हम समझेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री इस पे क्यों बनाई जा रही है और यहाँ पर विशेष क्या है। लेकिन सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो कैसे है इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा। इसकी अगर हम स्थिति की बात करें दोस्तों तो उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में अगर देखें तो इसकी जो पूरी ये सीमा है ये चीन से लगी हुई है, ठीक है? तो ये चीन से लगा हुआ इस साइड में। अगर हम पूर्व में बात करें यहाँ पर तो इसकी सीमा जो है दोस्तों वो म्यांमार से लगी हुई है। अगर हम इसकी सीमा पश्चिम में बात करें तो ये भूटान से लगा हुआ है और अगर हम अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण की बात करें तो असम के मैदानी इलाकों से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। क्लियर? ईटानगर इसकी राजधानी है और अरुणाचल प्रदेश की एक और इम्पोर्टेंट बात अगर आप जानें तो दोस्तों आपको समझना है कि भारत में जो सूर्य की पहली किरण होती है वो यहीं पर पड़ती है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वालांगू पॉइंट। सबसे पहले सूर्य यहीं पर उदय होता है और जो सबसे पश्चिम का स्थान है हमारा सरक्रिक की हम बात करते हैं तो गुजरात में है सरक्रिक। ये वालांगू पॉइंट जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर सूर्य उदय के समय और सरक्रिक पे सूर्य उदय के समय में दोस्तों लगभग 2 घंटे का अंतर है, आपको ये भी समझ के रखना है। क्लियर? चलिए, अब जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी हम और इम्पोर्टेंट बातें करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को 1873 में अंग्रेजों ने एक तरीके से पृथक कर दिया था हमारे देश से। 1873 में अंग्रेजों ने अरुणाचल प्रदेश में हमारी स्वतंत्र रूप से आवाजाही को बांध दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद से कहीं न कहीं हमसे एक प्रकार से अलग सा हो गया था। क्लियर? लेकिन समय आगे बढ़ा, 1947 में देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद ये हमारे देश का हिस्सा रहा। 1962 में हमारा चाइना से युद्ध होता है और चाइना से युद्ध के बाद हमने उसकी जो नीतियाँ देखी, उसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश को हमने हमारे देश में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तरफ कदम उठाए, जिसमें 1972 में इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल किया गया था और फाइनली चीन की गतिविधियों को और हमने जब देखा, तो हमने इसको 20 फ़ैब 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो फाइनली 1987 में 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य के दर्जे वाला राज्य बन गया था, जबकि इसको 1972 में इसे एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाना गया था। क्लियर? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों वो पूर्व में ऐसा प्रदेश है जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। भारत का जो उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्वी हिमालयन जैव विविधता क्षेत्र आता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट आता है, उसमें ये राज्य भी शामिल है। ये जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न तो है ही, लेकिन यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से हम बात करें तो उस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बौद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के जो 6वें दलाई लामा थे, वो 6वें दलाई लामा का जन्म जो था वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ था और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान भी ये माना जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कई सारे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ भी हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, इसके बारे में और अगर हम बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। उत्तर पूर्व में कई सारे सैलानी जो हैं वो पर्यटन के लिए पहुँचते हैं।
क्लियर, यहाँ की जैव विविधता, यहाँ के नेशनल पार्क आदि से प्रेरित होकर यहाँ पर कई सारे लोग हर साल घूमने के लिए भी पहुँचते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो ईटानगर है दोस्तों, लेकिन यहाँ के कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करें तो यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। हिंदी जो है यहाँ की मुख्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ की जो राजकीय भाषा है दोस्तों वो अंग्रेजी है, याद रखिएगा। अंग्रेजी को यहाँ की राजकीय भाषा के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा याद रखिएगा कि सॉरी बीडी मिश्रा जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और पेमा खांडू जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 सीट जो होती है यहाँ पर राज्यसभा की आती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें 60 सीटें जो होती हैं दोस्तों वो विधानसभा की हैं। क्लियर। और यहाँ पर भी अन्य राज्यों के भांति एक निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत एक राज्यपाल होता है और भारत के संविधान में अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ खास प्रबंधन भी किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो 7 सिस्टर्स का एक न्यायालय है, उसमें ही आता है। यहाँ पर आपको गुवाहाटी न्यायालय जो है वो याद रखना है। और ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर इस गुवाहाटी न्यायालय की खंडपीठ है। तो अरुणाचल प्रदेश का अपना अलग उच्च न्यायालय नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का जो भी काम होता है इस प्रकार का वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होता है, लेकिन इसकी खंडपीठ जो है वो ईटानगर में एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की आपने जो लोकेशन देखी, इस लोकेशन पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट दर्रे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट दर्रे जो पर्वतों के बीच की गैप है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट दर्रा है दोस्तों उसका नाम है यांगयाप दर्रा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है दिफू दर्रा और एक अन्य इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसका नाम है बोमडीला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रों की मैंने आप लोगों के सामने बात की है, एक बोमडीला, एक दिफू और एक यांगयाप दर्रा। अगर हम यांगयाप दर्रे की बात करें दोस्तों, तो ये भारत और तिब्बत के बीच में, किसके बीच में? भारत और तिब्बत के बीच में ये सीमा बनाता है। कौन सा? यांगयाप दर्रा। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी नदी दोस्तों? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी दर्रे के पास से हमारे देश में प्रवेश करती है, जो कि सादिया शहर के पश्चिम से आता है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सादिया, इसके पश्चिम से यांगयाप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। दिफू दर्रे की अगर मैं बात करूं तो दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है आपका दिफू दर्रा, ठीक है। और बोमडीला जो दर्रा है, ये बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से 3 दर्रों की बात की है। एक यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा की मैंने क्या कहा? भारत और तिब्बत के बीच में सीमा बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी के पास से भारत में प्रवेश करती है, जो कि सादिया शहर के पश्चिम से आती है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, बोमडीला दर्रा भारत अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत और इनके बीच में है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनका जो मुख्य आर्थिक स्थिति है वो भी कृषि है। यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से कृषि में लगे हुए हैं और यहाँ पर जनजातीय लोगों की अधिकता है। तो यहाँ के लोग मुख्य तौर पर झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि आप समझते हैं कि एक जगह कृषि कर ली, फिर उस जगह को छोड़कर जाके फिर दूसरी जगह कृषि कर ली, फिर तीसरी जगह कृषि कर ली। तो यहाँ पर स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि जो है दोस्तों वो बड़े पैमाने पर फैली हुई है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को हम कहते हैं दोस्तों तिब्बती बर्मी लोग। तिब्बती बर्मी जो प्रजाति के लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ के लोग तिब्बती बर्मी मूल के लोग हैं जो मुख्य तौर पर झूम कृषि के काम में लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य काम है वो कृषि है। कृषि ही यहाँ के जीवन का आधार माना जाता है, ठीक है। और यहाँ के अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, यहाँ आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट तौर पर बात करते हैं काहो गांव की। दोस्तों, अगर हम काहो गांव की बात करें तो याद रखना है कि काहो गांव जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उन 11 जिलों में से एक बोल सकते हैं कि जिले जिसका नाम है अंजो।
में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और उन्हीं 11 जिलों में से एक जिला है आपका अंजो जिला। इसी जिले का एक गांव है काहो गांव, और ये जो काहो गांव है ये चीन के साथ सीमा साझा करने वाला प्रथम गांव है। याद रखना है आप लोगों को इस बात को। क्लियर? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का ये जो गांव है इसमें 2011 की जनगणना के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर कुल निवासियों की संख्या जो थी वो 65 थी। कितने निवासी रह रहे थे यहाँ पर? केवल 65 निवासी रह रहे थे, और यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो 64.15% के आसपास साक्षरता यहाँ पे दर्ज की गई थी। बराबर। और ये जो काहो गांव है दोस्तों, इसमें जो जनजाति रहती है उसका नाम था मेयर जनजाति। यहाँ पर मेयर जनजाति के जो लोग हैं वो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर रहते थे। क्लियर? और जो मेयर जनजाति, इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जनजाति जो है वो एनिमिस्ट है। कैसी है ये जनजाति? तो याद रखना है, एनिमिस्ट है ये जनजाति। एनिमिस्ट होने का मतलब क्या है? एनिमिस्ट होने का मतलब है कि ये जनजाति जीववादी है, जीवों के अस्तित्व और जीवों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उन पर ज़्यादा विश्वास करती है, ये याद रखना है। क्लियर? और एक बहुत ही छोटी जनजाति है ये। देखिए कि टोटल जो लोग हैं वो 65 हैं और उसमें जो है मैक्सिमम मेयर जनजाति के हैं, तो बहुत छोटी जनजाति है मेयर जनजाति। ठीक है? और इसी जनजाति पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम कर रही है अरुणाचल प्रदेश की सरकार। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो इस काहो गांव की मेयर जनजाति पर ही डॉक्यूमेंट्री बना रही है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। ये गांव चीन के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला प्रथम गांव है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, ये तो बात हो गई मेयर जनजाति की दोस्तों। अब हम बात करें तो एक और चीज याद रखिएगा कि जो मेयर जनजाति है ये भी बौद्ध धर्म को मानती है। कौन से धर्म को मानती है? तो आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म को मानती है। और बौद्ध धर्म के कौन से? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इस महायान शाखा को मानने वाली है ये मेयर जनजाति, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। तो ये तो मेयर जनजाति की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में कई सारी जनजातियां हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अबोर जनजाति है, अका जनजाति है, अपतानी हो, डफला हो, गेलोंग हो, खंपती हो, खोवा हो, मिशमी, है ना, मोनपा, मोम्बा, नगा जनजाति, है ना, शिरडुकपेन, शिंगफो, ये अन्य जनजातियां हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर इस राज्य में निवास करती है। बराबर। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अगली बात यह है कि जो काहो गांव है, काहो गांव जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे 7 गांव में से एक है। कौन से ब्लॉक के? जो किबुथु जगह है, जहां पर मैंने वालांगू पॉइंट की बात की, किबुथु की बात की, जहां पर पहले सूर्य उदय होता है भारत में, वो किबुती में ही है। तो ये ब्लॉक है किबुथु। यहाँ पर कुल 7 गांव हैं। इन 7 गांव में से एक गांव है काहो गांव, और ये काहो गांव जो है वो लोहित नदी, ये सातों गांव ऐसे हैं जो लोहित नदी के द्वारा विभाजित होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि लोहित नदी क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि इन 7 गांवों को विभाजित करने वाली ये लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि ये तिब्बत जो है इसके मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील जो है यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, जिसका मैक्सिमम भाग जो है वो भारत के बाहर है। ठीक है? भारत के बाहर बहता है इसका मैक्सिमम भाग, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है तो उसकी जगह का नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, ये जगह है चेमांगयुंगडुंग। चेमांगयुंगडुंग एक हिमनद है, ये हिमानी है जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश से ही ये भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? और फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। बराबर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज की इस मेयर जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो एक तो ये कि एक छोटी जनजाति, इसकी विशिष्ट जीवन शैली, वो बात तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन 1962 का जो वॉर हुआ था चाइना के साथ भारत का, इस वॉर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सहा है तो वो मेयर जनजाति के लोग थे।
इन्होंने चीन का जो हमला हुआ था 1962 में, उस हमले को सहन किया और भारतीय सैनिकों का साथ देते हुए चीन के खिलाफ इन्होंने उस युद्ध में योगदान भी दिया था। तो इस योगदान को लेकर भी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया जा रहा है। इसीलिए हमने आज के इस लेक्चर में इस जनजाति के बारे में, इस काहो गाँव के बारे में डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या बातें की? काहो गाँव कहाँ है? उसके बारे में बात किया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किया और बात किए हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ फैक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने नोट किया होगा। दोस्तों, अगर आप लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगले नोटिफ़िकेशन आपके पास आएँ और आप सबसे पहले लेक्चर को देख पाएँ। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, नोट करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आप आसानी से पास कर सकें। करंट अफ़ेयर की तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।